कोल्ड डार्क मैटर क्या है, बस इतना बताओ। कोल्ड डार्क मैटर क्या है, सिंपल बताओ एक लाइन में। है क्या? बातें नहीं, जो बात करेगा ना उसी को पूछूंगा, उधर ही। कॉपी बंद करो रवन सब। हाँ, जो कॉपी देखेगा वो नेक्स्ट है। गुड, बैठो, खड़े खड़े। आप ग्रे जैकेट, बताइए व्हाट इज डार्क एनर्जी एंड व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर? अब आज लास्ट पे जो है कंटोपा लगाकर बताइए, एलजी डिटेक्टर क्या है? एलजी डिटेक्टर बैठो। आप ग्रीन में जो है, ग्रीन में ये हाँ, बताइए व्हाट इज ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी? It's a national laboratory located at based on US based laboratory for testing. So हाँ तुम this is a map of the dark matter. खड़े जाओ, मैंने बोला ना कॉपी बंद करो, खड़े जाओ। बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है? जोर से, कब हुआ? चुप, कब एग्जैक्टली? इन्फ्लेशनरी थ्योरी से क्या हमें एक्सप्लेनेशन मिली? व्हाट हैज इट सॉल्व्ड? द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो बिग बैंग बोलता है। इन्फ्लेशन ने क्या सॉल्व किया? हमजा, व्हाट हैज इन्फ्लेशन सॉल्व्ड? वेरी गुड, बैठिए बैठिए बैठिए। चुप, क्वेश्चन लिखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। बातें नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। नंबर 1, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। Light is affected by gravity. Number 2, universe is constantly expanding. Universe is constantly expanding. Number 3, matter warps, WARPS, its surrounding space-time. Its surrounding space-time. Which of the above is/r the prediction slash predictions of GTR, general theory of relativity?
ऑप्शंस 1 and 2, only 3, 1 and 3, all 3. ये मैंने तीनों पढ़ा है ना आपको, तीनों के तीनों करेक्ट, ऑल 3. ये आया था 2018 में. चलिए अब आगे मुझे बताइए, मैंने आपको कल पढ़ाया हबल कांस्टेंट, और मैंने हबल कांस्टेंट में आपको बताया हबल कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 ways. नंबर 1 कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, नंबर 2 CMBR, and number 3 subheading gravitational waves. Gravitational waves. Next topic, gravitational waves. Now this is a topic which is a probable topic for your mains also. ये टॉपिक से प्रीलिम्स में अभी तक 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस में अभी तक नहीं आया, प्रोबेबली आ सकता है. तो इसको मेंस ओरिएंटेड भी थोड़ा देखेंगे और थोड़ा प्री ओरिएंटेड भी देखेंगे. ग्रेविटेशनल वेव्स. Gravitational waves. Now see, entire basics of gravitational waves I've already given in the last lecture. जब मैंने आपको फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम समझाया, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम जिसको समझ आया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कॉस्मोलॉजी में. तो मैंने आपको कहा स्पेस टाइम जिसको आप स्पेस कंसिडर करते हैं वो बेसिकली क्या है, एक फैब्रिक की तरह है. उस फैब्रिक में जो जितना मैसिव है वो उतना ज़्यादा बेंड क्रिएट करेगा, है ना. एक पेज दे दो मुझे, जो आप दो एक पेज. नाउ सी, इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में जो 4 डायमेंशन से बना है, जिसमें स्पेस के कितने डायमेंशंस, 3, और चौथा डायमेंशन टाइम का, दोनों मिलकर हो गए स्पेस एंड टाइम. अब ये आपका फैब्रिक है स्पेस टाइम का. इसमें कभी कभार क्या हो जाता है, लेट्स सपोज मैं इस फैब्रिक के इस एंड पे हूँ, मैं इस फैब्रिक के इस एंड पे हूँ, सो अर्थ इज हेयर, और हम क्या देखते हैं कि इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में कभी कभार इसमें ऐसे रिपल्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे वेव्स जनरेट हो जाती है. अब ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, ये कोई रेडियो वेव नहीं है, ये कोई माइक्रोवेव नहीं है, ये इंफ्रारेड नहीं है, ये लाइट नहीं है, ये गामा रे नहीं है, ये विजिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये बेसिकली क्या है, स्पेस टाइम ही आपका ऊपर नीचे हो रहा है. जिसमें आप हैं, जिसमें मैं और आप हैं, हम इसको फील नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत टाइनी अमाउंट्स में होता है, तो हम उसको फील नहीं कर पाते. मगर बेसिकली जिस स्पेस में आप हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्पेस इन वेव्स की वजह से कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपैंड होता है. सो इट्स समथिंग लाइक दिस. आपका चपटा स्पेस टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है, सो इट बेंड्स लाइक दिस. तो आपका ये यहाँ पर एक्सपैंड होने लगा, तो स्पेस यहाँ पर स्ट्रेच हो गया, है ना, स्पेस यहाँ पर स्ट्रेच हो गया. और कभी कभार वेव आपकी ऐसी बनती है, तो कहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं पर एक्सपैंड हो जाता है. तो ऐसी वेव्स कंटिन्यूसली जनरेट होती है. ये आइडिया किसने दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स का? इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन GTR बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो उसने कहा क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक की तरह है, और इस फैब्रिक में कहीं पर अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, कॉस्मिक इवेंट कहते हैं जिसको, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, इवेंट इन द सेंस सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, कोई बहुत बड़ा स्टार जो है एक्सप्लोड हो गया. जैसे वो एक्सप्लोड होगा तो इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में रिपल्स जनरेट हो जाएंगे, लाइक दिस, रिपल्स जनरेट हो जाएंगे. उन रिपल्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल वेव्स. दीज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर ग्रेविटेशनल वेव्स. और ग्रेविटेशन क्या है, मैंने कल ही बताया, परसों ही, इट इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम. ये स्पेस टाइम जब कर्व हो जाता है उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं. अब इसी का कर्वेचर, कहीं पर एक्सपेंशन, कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन, कहीं जैसे कि आपकी वेव चलती है ना, इस तरीके से वेव चलती है. आपका स्पेस टाइम ही बेसिकली इस तरीके से वेव जनरेट कर रहा है. अब सवाल है, सर ये कौन सा कॉस्मिक इवेंट है जिसमें इतनी ताकत है कि वो स्पेस टाइम को ही फ्लक्चुएट करा दे, स्पेस टाइम को ही वाइब्रेट कराए, स्पेस टाइम में ही ये रिपल पैदा करे? अब ये छोटे छोटे इवेंट्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े यूनिवर्स के इवेंट्स हैं. जैसे अगर कहीं पर 2 बड़े ब्लैक होल्स का मर्जर हो जाता है, यानी एक ब्लैक होल यहाँ से आ रहा है, दूसरा ब्लैक होल यहाँ से आ रहा है, आपस में ये एक दूसरे को टकराते हैं. जब ये टकराएंगे तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होगा कि पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स जनरेट हो जाएंगी. अब ये रिपल्स बिल्कुल वैसे ही जनरेट होती है जैसे कि पानी में वेव्स जनरेट होती है. मैंने स्विमिंग पूल में एक पेबल फेंका, अब रिपल्स कैसे जनरेट होंगे? चारों तरफ से. ग्रेविटेशनल वेव्स भी
चारों तरफ से सराउंडिंग्स में निकलती है फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। ये किसी एक साइड से नहीं चलती, ये चारों तरफ से स्पेस में फैलती है। समझ आ रहा है? अब ये आइडिया कब दिया गया था? 1915 में। अब ये सिर्फ ब्लैक होल के मर्जर से भी नहीं होता, कभी ब्लैक होल एक तरफ से होता है और दूसरी तरफ से न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? आप मानिए इस तरीके से कि ब्लैक होल के बाद जो भी है वो न्यूट्रॉन स्टार है इन टर्म्स ऑफ मैसिवनेस। अगर कोई मैसिव बॉडी कायनात में है वो सबसे पहले कौन है? ब्लैक होल। सेकेंड लेवल पर न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस है, इतनी डेंस बॉडी है कि अगर मैं न्यूट्रॉन स्टार से एक चम्मच उठा लूं, मान के चलिए एक न्यूट्रॉन स्टार है मेरे पास, मैंने स्पून, टेबल स्पून लिया और एक चम्मच उठाया, दैट चम्मच विल बी एज हेवी एज योर एंटायर अर्थ। इतना डेंस होता है ये, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है, एक तरफ से ब्लैक होल होता है और दूसरी तरफ से न्यूट्रॉन स्टार, ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर लगाने की वजह से इस पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो rotating neutron stars and black holes can also generate gravitational waves। समझ आ रहा है? सो दैट डिपेंड्स ऑन कि ग्रेविटेशनल वेव कहाँ से आ रही है। इसका इसीलिए ग्रेविटेशनल वेव्स के ढेर सारे टाइप्स है। कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स को हम स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, जो बेसिकली बिग बैंग के बाद जनरेट हुई थी। मान के चलिए यहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ, अब जैसे ही बिग बैंग हुआ तो स्पेस इमीडिएटली बना, है ना। और स्पेस जैसे ही बना तो उसी स्पेस में इस तरीके से रिपल जनरेट हो गई थी शुरुआत में ही। वो रिपल्स आज भी हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम CMBR रिसीव करते हैं। जैसे हम CMBR इनिशियली 3,80,000 साल वाला जो निकला था उसको रिसीव किया, बराबर वैसे ही हमारी पूरी कायनात में एक ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड नॉइज है जिसको हम बैकग्राउंड हम कहते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी में, ह्यूमन रेंज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया गया था अभी रिसेंटली नासा के द्वारा, एंड they actually converted into a frequency जो इंसान सुन सके। और उन्होंने रिलीज़ किया फिर वो वीडियो, वो अभी भी यूट्यूब पे है, कि अगर आप सुनना चाहें कि ये कैसा है तो कैसा होगा, तो बिल्कुल मान के चलिए पूरी कायनात में ऐसे बैकग्राउंड करके, जैसे वो एक हनी बी कैसे बजिंग साउंड कैसा होता है उसका, वैसा ही पूरा साउंड है पूरी यूनिवर्स में। और ये हर कोई कायनात के हर जगह, आप यहाँ से देखो वहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। तो उसको हम बैकग्राउंड हम या ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड नॉइज कहते हैं। ये हर जगह से, बिग बैंग जब हुआ तब से आ रहा है। तो कभी कभार ग्रेविटेशनल वेव ब्लैक होल से आ रही है, कभी कभार ग्रेविटेशनल वेव ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार से आ रही है, कभी कभार कोई ब्लैक होल कोई ग्रेविटेशनल वेव है जो हल्की हल्की ग्रेविटेशनल वेव्स है जो बिग बैंग के बाद से जनरेट हुई, वो आज भी हम रिसीव कर रहे हैं। और कभी कभार हम अर्थ पर ऐसी कोई ग्रेविटेशनल वेव रिसीव करते हैं जिसका हमें सोर्स पता ही नहीं होता। ये भी है, जिसका हमें एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली 3-4 टाइप्स के हैं। अब देखिए ये आइडिया कब दिया गया था? 1915 में। 100 साल लगे हमें सच में इसको प्रूव करने के लिए, और 2015 में पहली मर्तबा ये प्रूव हुआ था कि एक बहुत बड़े ब्लैक होल्स आपस में रोटेट कर रहे थे। एक तरफ से एक ब्लैक होल था, दूसरी तरफ से दूसरा ब्लैक होल था। ये आपस में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे और इनका इतना ज़्यादा मास था जिसकी वजह से पूरा स्पेस टाइम इस तरीके से बेंड होता गया और ये टाइनी रिपल्स अर्थ तक पहुंचे। और अर्थ में एक लेबोरेटरी थी लीगो, उस लीगो ऑब्जर्वेटरी ने हमें ये ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करके दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015। और जिन लोगों ने ये लीगो बनाया था उनको बाद में इस पर क्या मिला? नोबेल प्राइज़। उनमें से एक आपका जो साइंटिस्ट था उसने बाद में एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम है इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर जिसने भी देखी है उसका जितना सारा फिजिक्स है वो एक नोबेल लॉरेट ने लिखा है, जिसमें जो ब्लैक होल की इमेजेस है वगैरह जो भी है, किप थॉर्न नाम है उनका, जिसने ये लीगो बनाने में हेल्प किया था। उसने बाद में वो मूवी में स्क्रिप्ट भी लिखा था। तो इंटरस्टेलर मेरी नज़र में अभी तक की साइंस फिक्शन ही है, मगर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंस फिक्शन इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स ऑफ द थिंग, कि आपका जो एडिक्वेट लेवल पर उनने साइंस इस्तेमाल किया है वो एग्जैक्टली बैठता है एस्टैब्लिश्ड साइंस के हिसाब से। बहुत अच्छी मूवी है वो। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट मूवी। तो आपका दिमाग का तार खुलेगा, उससे आपको चीज़ें विजुअलाइज होंगी। उनने ब्लैक होल की इमेज जो बनाई उसमें वो एग्जैक्टली वैसी इमेज है जो बाद में हमने मेसियर 87 को डिटेक्ट किया। जब हमने देखा ब्लैक होल को तो बराबर वैसी ही इमेज उन्होंने मूवी में बनाई थी उसकी। तो दिस इज़ योर ग्रेविटेशनल वेव। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको क्वेश्चन बन सकता है एक तो पहले ग्रेविटेशनल वेव है क्या, इसके टाइप्स क्या है, लेकिन मेंस का अगर क्वेश्चन बना
वो ये है कि ये LIGO ऑब्जर्वेटरी जो आप कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये LIGO ऑब्जर्वेटरी दुनिया में 6 जगह पर है, 5 जगह पर ऑलरेडी चल रही है, जिसमें 2 अमेरिका के अंदर है, एक इटली में है, एक जापान में है। अब मज़े की बात यह है कि 2030 तक इंडिया में भी एक LIGO आने वाला है, जिसको हम कहते ही है LIGO इंडिया। एंड दिस इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। LIGO इंडिया से होगा क्या, सिग्निफिकेंस क्या इसका, इससे बेसिकली क्या क्या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक है LIGO। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो बाद में हम बनाएंगे, दैट इज़ LISA। तो LISA इज़ अनदर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेकिन इसको हम स्पेस में डालेंगे, तो मैं बताऊंगा तब कि LISA क्या है। पहले हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल वेव की डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टाइन in his general theory in 1915, general theory in 1915. Next point, it was first observed experimentally in 2015. In 2015, they are cosmic ripples. They are cosmic ripples in the fabric of space-time. In the fabric of space-time that travel at the speed of light. Underline this. That travel at the speed of light. So gravitational waves travel at the speed of light, carrying information about their origins. Carrying information about their origin, कि ये कहाँ से आए हैं, information about their origins. Next point, gravitational waves propagate in all directions. Gravitational waves propagate in all directions. All direction को underline. Propagate in all directions. ये हर जगह से निकलते हैं. There are two types. There are two sources of gravitational waves. Two sources of gravitational waves. देखिए, अब पहला आप लिखेंगे लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको मेंस प्रीलिम्स में। दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ना इतना तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने आपको ऐसे बताया था, ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ये बताना है कि लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स क्या है बेसिकली। बताइए ज़रा, ये पानी है, पानी के साथ इमेजिन करिए इसको, मैंने इस पानी में एक बड़ा सा पत्थर डाला, बड़ा पत्थर, ठप, तो वेव जनरेट होगी बड़ी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी होगी लो फ्रीक्वेंसी। मतलब वेव जो, जैसे इतना बड़ा पत्थर डाला तो वेव ऐसे जनरेट होगी या ऐसे जनरेट होगी, बड़ी वाली, है ना। तो ये क्या हो गई, लो फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं, लो फ्रीक्वेंसी। तो जो लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है ग्रेविटेशनल वेव, उसका सोर्स बड़ा होता है छोटा, बहुत बड़ा ब्लैक होल, बहुत बड़ा ब्लैक होल। जो बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करते हैं। अब पानी देखिए, इस समय छोटा सा पेबल डाला तो क्या जनरेट होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। समझ आ रहा है, ये ज़्यादा समय तक दूर तक नहीं जा पाते, मगर हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी का सोर्स क्या है, बड़ा, और हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स क्या है, छोटा। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके प्री के लिए, राइट डाउन। लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर थॉट टू बी जनरेटेड बाय, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर थॉट टू बी जनरेटेड बाय,
big black holes, big black holes, big black holes. Next, high frequency gravitational waves come from, high frequency gravitational waves come from smaller pairs of black holes, smaller pairs of black holes, smaller pairs, PAIRS, pair, smaller pairs of black holes. क्लियर हुआ? उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर होगा ये कि कैसे सवाल आते हैं इस पे. टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. तो पहला टाइप है कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स. अब कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं स्पेस टाइम बना रहा हूँ, यहाँ पर अर्थ था आपका, यहाँ पर आपके पास LIGO ऑब्जर्वेटरी है. LIGO ऑब्जर्वेटरी करंटली इज द ओनली ऑब्जर्वेटरी जो ग्रेविटेशनल वेव को क्या कर सकती है? डिटेक्ट. हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है ये. अभी मैं LIGO जब आएंगे तो उस पर हम वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा. अब कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव नाम ही बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअसली आ रही है. इट्स नॉट लाइक वन टाइम इवेंट कि भाई कोई चीज़ फट गई. अब जो चीज़ एक्सप्लोड हुई उसमें कंटिन्यूअस आएगी या एक बार आएगी. लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टार है, वो एक्सप्लोड हो गया. जब एक्सप्लोड हो गया तो कंटिन्यूअसली तो एक्सप्लोड हो नहीं रहा, एक बार एक्सप्लोड हो गया तो खत्म, वेव जनरेट होगी तो खत्म. लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअसली आनी चाहिए. तो ये एक्सप्लोजन से नहीं आती है. तो बहुत बड़ा आपके पास कोई ब्लैक होल हो या आपके पास बहुत बड़ा कोई न्यूट्रॉन स्टार हो. न्यूट्रॉन स्टार मैंने आपको कहा काफ़ी डेंस होता है. अब ये कभी कभार आपका जो ब्लैक होल है या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, ये ऐसा नहीं होता है कि स्थिर है एक जगह पर. जैसे कि अर्थ रोटेट करता है 24 घंटे में, सन भी रोटेट करता है, सन रोटेट करता है, कायनात में हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर रोटेट कर रही है. तो ये ब्लैक होल भी रोटेट कर रहा है. लेकिन ये ब्लैक होल मैंने आपको परसों भी बताया, ये ब्लैक होल कंसिडर करिए आप, ये स्पेस टाइम फैब्रिक में ब्लैक होल कितना बड़ा कर्वेचर क्रिएट करता है, इनफिनिट, है ना. अब आप इमेजिन करिए जब ये घूमेगा, ये अपने साथ स्पेस टाइम को भी घुमाता है. ठीक है, इसमें इतनी डेंसिटी है कि ये जब घूमता है तो अपने साथ स्पेस टाइम को भी घुमाता है, जिसको एर्गोस्फेयर कहते हैं. तो पूरा आसपास का स्पेस टाइम भी घूमने लगता है इसी के साथ. तो अब ये घूमेगा जब, तो पूरे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को भी घुमाएगा अपने साथ, जिसकी वजह से इस पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या जनरेट होती है? ग्रेविटेशनल वेव्स. और ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है तो हमें कंटिन्यूसली वेव्स मिलती रहती है. समझ आ रहा है? तो इसका अगर सोर्स मुझे बताना है कि कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स क्या है, इट हैज़ अ सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट एट द सेंटर. वो हो सकता है आपका ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल spinning massive object, single spinning massive object like a black hole or a neutron star or a neutron star. दूसरा लिखेंगे compact binary in spiral gravitational waves. In spiral gravitational waves. Compact binary in spiral gravitational waves. In spiral gravitational waves. देखिए ये क्या बोल रहा है? बाइनरी, यानी दो कुछ सिस्टम्स है. तो दिस इज योर रोटेटिंग सिस्टम्स, जिसमें लेट्स अज्यूम एक तरफ से एक ब्लैक होल है, दूसरी तरफ से दूसरा ब्लैक होल है. ये इसका चक्कर लगा रहा है, ये इसका चक्कर लगा रहा है. अब ये दो भारी चीज़ें इमेजिन करिए, चपटा सा कोई फैब्रिक है मेरे पास और मैं उसमें से एक भारी चीज़ और दूसरी भारी चीज़ ऐसे तेज़ी से घुमा रहा हूँ, तो इस पूरे कपड़े में क्या जनरेट हो जाएंगी? वेव्स जनरेट हो जाएंगी, वाइब्रेशन जनरेट हो जाएंगी. तो इट कुड बी अ बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम, और
it could be a binary black hole neutron star system or it could be a binary neutron star system. समझ आ रहा है? तो इसके 3 जगह से आपके ब्लैक वेव जनरेट हो सकते हैं. देखिए, these are created by orbiting pairs. These are created by orbiting pairs. Orbiting pairs of massive and dense objects. Of massive and dense objects, such as neutron stars and black holes. It has 3 subclasses. 3 subclasses. Number 1, binary neutron star system. Binary neutron star system यानी 2 न्यूट्रॉन स्टार्स. Binary black hole system यानी 2 ब्लैक होल्स. और तीसरा, न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम. न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम. ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम. क्लियर हुआ? चलिए आगे. बाइनरी सिस्टम के बाद नंबर 3, स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स. स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स. तो कैसे हैं? सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ बिग बैंग. ये वाला ये कोना बिग बैंग हुआ तो इस तरीके से स्पेस जनरेट हुआ और वेव्स भी जनरेट हुई उसी के साथ. So these are gravitational waves from the early universe, जो बिल्कुल CMBR की तरह आज भी चल रही है और आज भी रिसीव हो रही है. मगर ड्यूरिंग 13.8 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इनका धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो गया है? कम. तो ये टाइनी रिपल्स है. ठीक है ना? इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट वी हैव डिटेक्टेड देम. राइट डाउन. These are from the early stages of the universe. These are from the early stages of the universe. They are tiny ripples. Tiny ripples. Spread throughout the universe. These gravitational waves form, next point, these points में लिखो, these gravitational waves form a cosmic gravitational wave background. Cosmic gravitational wave background, बिल्कुल CMBR की तरह. Cosmic gravitational wave background. Background, much like CMBR. Much like CMBR. These waves form a background hum in the universe. A background hum in the universe. Background hum को underline. Background hum in the universe. आप वो वीडियो मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने की. Listen to this. सुनाई दे रहा है? ये नासा का ओरिजिनल वीडियो है.
ऐसा लग रहा है ऐसे चिल्ला रहे हैं ना। नंबर 4, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। आवाज सिर्फ हम इसी थर्ड ग्रेविटेशनल वेव की वजह से आती है। हमने इसको, ये बेसिकली आप ह्यूमन रेंज में सुन नहीं सकते, इसको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये इससे आया है, स्टोकेस्टिक से। आपने बोला ना इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, मतलब यस यस यस। टाइम पे खत्म हो सकती है। अगर यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन के बाद कोई ऐसा पॉइंट होगा यूनिवर्स में जहाँ वो रिपल पहुँच नहीं पाएगा। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। नंबर 4, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। अब बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव क्या भाई, यहां पर आप अर्थ पर हैं, कहीं से ग्रेविटेशनल वेव आ रही है, बट यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक सोर्स फॉर दैट। राइट डाउन। कंसिडर्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स, ये थोड़ी देर के लिए रहती है। कंसिडर्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन वेव, शॉर्ट ड्यूरेशन को अंडरलाइन, शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स generated from unknown sources, generated from unknown sources. Unknown sources. अब ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं थोड़े डिटेक्शन पर। नीड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, इससे होगा क्या? तो ये प्री का नहीं है, अब ये मेंस का टॉपिक है। नीड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। सर इनका कोई क्वांटम पार्टिकल होता है? ग्रेविटेशनल वेव का कोई क्वांटम पार्टिकल नहीं है। मैंने सुना था कि ग्रेविटॉन ग्रेविटॉन इज नॉट अ ग्रेविटेशनल वेव क्वांटम पार्टिकल, इट इज अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। एंड टू दिस डेट ग्रेविटॉन हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, इज अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइंस्टीनियन यूनिवर्स। ग्रेविटेशन इज नॉट अ फोर्स। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज क्वांटम फिजिक्स, वेयर ग्रेविटेशन इज कंसिडर्ड एज अ फोर्स। वहां पर ग्रेविटॉन है, वो अलग से देखना है, आप मत घबराओ, ठीक है। नीड टू डिटेक्ट, हाँ जो जी 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 इंटरफेरेंस होती है, बिल्कुल होती है। अलग अलग टाइम पे रिसीव करते हैं ना हम, एक ही टाइम पे थोड़ी सब रिसीव करते हैं। देखिए, नीड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ जी। अगर हम एक पॉइंट इमेजिन करेंगे जहाँ पे हम ये सारी वेव्स रिसीव करेंगे, तो उस पॉइंट पे मतलब हमारे जो यूनिवर्स है वो मतलब केओस नहीं होगा काइंड ऑफ, मतलब बहुत सारी वेव्स आ रही है, उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारी यूनिवर्स जो है, स्पेस जो है ओवरऑल वो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा था। पर है ना, यूनिफॉर्म फिर भी है। अब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करते हैं, बट एवरीथिंग इज इन इट्स ओन प्लेस। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, आप जैसे इमेजिन कर रहे हो ना इसको, वैसे इमेजिन मत करो। यू इमेजिनिंग इट लाइक अ वेव, जैसे पानी पर वेव है, आप उसको वैसे इमेजिन कर रहे हो। देखो जैसे पानी पर ये, फॉर एग्जांपल इसमें पानी है और पानी में मैंने एक बॉल डाल दी है, जो ना एक बास्केट बॉल डाल दी या कोई हल्की सी बॉल डाल दी। अब मैं पानी में वेव जनरेट करूँगा तो वो बॉल ऊपर नीचे जाएगी और धीरे धीरे कोई एक बॉल यहाँ से जाएगी, एक बॉल यहाँ से जाएगी। वो बेसिकली समझने के लिए तो ठीक है, पर रियलिटी में वैसा होता नहीं है। नाउ लेट मी ट्राई मेक यू अंडरस्टैंड ये होता क्या बेसिकली। जब वेव आती है यहाँ से, जब ग्रेविटेशनल वेव आई, ये आपका अर्थ है, अब बेसिकली वेव आ रही है। इट्स नॉट लाइक कि वेव आ रही है तो अर्थ उसको रिसीव करेगा और ऊपर नीचे जाएगा, नहीं। ये बेसिकली किसकी वेव आ रही है? स्पेस टाइम। इसका मतलब स्पेस और वक्त, स्पेस एंड टाइम, दैट इज एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अर्थ जो है आपका बेसिकली वो उसी जगह पर रहेगा, मगर अर्थ खुद एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, समथिंग लाइक दिस, एक ही जगह पे रहता है। समझ आ रहा है? ये स्पेस और टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और स्पेस एंड टाइम में स्ट्रेच हो रहा है, तो वक्त में बदलाव आता है हल्का सा। वो डिटेक्ट हमारे लिए करना मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। द पॉइंट वहीं पर रहेगा, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह, मगर या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा, डिपेंडिंग ऑन वो वेव के कॉन्ट्रैक्शन से निकल रहा है या एक्सपेंशन से निकल रहा है। वेव अगर एक्सपैंड हो रही है और अर्थ यहां पर था, तो अर्थ आपका स्ट्रेच हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में वेव आपकी यहां से निकल गई और यहां पे था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वक्त तेज चलेगा उस वक्त। ठीक है, लेकिन हमारे लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो नीड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव इज अ वाइटल सोर्स। ठीक है,
is a vital source of information about the universe. About the universe. It helps in number one. It helps in number one. इसका ये प्रपोज किसने किया था पहले? आइंस्टाइन, GTR है ना. तो पहला क्या है? It helps in number one direct validation of GTR. Direct validation of general theory of relativity. Direct validation of GTR. समझ आ रहा है? तो 1915 में बोला गया था, 2015 100 साल लगे डिटेक्ट करने में. आइंस्टाइन ने पहले इमेजिन किया था. नंबर 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ इनविजिबल कॉस्मिक इवेंट्स. ऑब्जर्वेशन ऑफ इनविजिबल कॉस्मिक इवेंट्स. Invisible cosmic events. Let me explain. Observation of invisible cosmic events. Can you see a black hole? क्या हम ब्लैक होल को देख पाते हैं? नहीं, वो ब्लैक है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसका हम अफेक्ट देख पाते हैं. उसका एक अफेक्ट है ग्रेविटेशनल वेव. समझ आ रहा है? सो व्हेन यू ऑब्जर्व और डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, बेसिकली आप ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. नॉट डायरेक्टली, पर उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं. दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ इनविजिबल कॉस्मिक इवेंट्स लाइक ब्लैक होल्स. लाइक ब्लैक होल्स. नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन्स. अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन्स. Neutron star collisions, which provides insights on the evolution of the universe. On the evolution of the universe. Provides insights on the evolution of the universe. Number 4 exploring the early universe. कर सकते हैं? Exploring the early universe. As gravitational waves are the messengers from universe's earliest moments. Are the messengers from universe's earliest moments. MOMENTs. Number 5 unveiling dark universe mysteries. Unveiling dark universe mysteries. बताइए, जब ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, ये ग्रेविटेशनल वेव जनरेट कर रही है. वी ऑल्सो हैव डार्क मैटर इन बिटवीन, और डार्क मैटर इंटरैक्ट्स विद नॉर्मल मैटर ओनली थ्रू ग्रेविटेशन. पढ़ा ना? तो हमें डार्क मैटर के बारे में भी आइडिया मिलेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कितना है. राइट? दे मे हेल्प. इसी के साथ ये डिटेक्ट, दे मे हेल्प डिटेक्ट interactions of dark matter. Interactions of dark matter. कितना हो गया? 5. नंबर 6 देखिए, आपका ना जैसे ब्लैक होल है ना, या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, ये दोनों के दोनों नॉर्मल मैटर है. समझा? अब यहां से ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो रही है और यहां पर अर्थ एज एन ऑब्जर्वर आप हैं, तो आपने अंदाज़ा लगाया, बिकॉज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ग्रेविटेशनल सोर्स आपका कितना बड़ा है, कितना मैसिव है. बीच में लेट सपोज कोई डार्क मैटर है, बड़ा मैसिव डार्क मैटर का सोर्स है. आप क्या इमेजिन कर रहे हैं? भाई यहाँ से तो बड़ी हैवी ग्रेविटेशनल वेव निकली थी, लेकिन जो हम तक पहुँची है वो बहुत कम है, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है. मतलब धीरे धीरे इस तरीके से पहुँची हमारे पास. टाइनी रिपल्स हम तक पहुँचे, लेकिन जब ओरिजिनेट हुए थे तब बड़े हाई रिपल्स थे.
अब हाई रिपल्स तो ओरिजिनेट हुए, लेकिन हम तक टाइनी रिपल्स क्यों पहुंचे? बिकॉज देयर हैज टू बी समवेयर इन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर। तो डार्क मैटर की प्रेजेंस और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव की वजह से। पांचवा, छठा लिखिए, बिल्डिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। बिल्डिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। देखिए जरा, टेल मी, वी गॉट आइडिया अबाउट द बिग बैंग and the first evidence of Big Bang was red shift phenomena, wherein we observed what? We observed light. Light में हमने क्या observe किया? Red shift. What is light? Electromagnetic wave. ठीक है ना? Number 2, cosmic microwave background radiation. What did we observe? Microwave. Microwave क्या है? Electromagnetic wave. समझ आ रहा है? तो बेसिकली जो भी हम अभी एस्ट्रोनॉमी में कर रहे हैं, इट डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई लाइट, कोई माइक्रोवेव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल वेव। एस्ट्रोनॉमी इज अ न्यू फील्ड इन एस्ट्रोनॉमी, जिसको ईएमवी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, जो लाइट पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, जो ग्रेविटेशन पे डिपेंडेंट है। ये नया ब्रांच बना। राइट डाउन, बिल्डिंग ग्रेविटेशनल वेव astronomy, building gravitational wave astronomy, which provides a different way to study the universe, which provides a different way to study the universe। ये 6 पॉइंट आपके लिए काफी है। तो क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसा तो नहीं आएगा कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या ग्रेविटेशनल वेव के सिग्निफिकेंस या नीड बताओ, बिकॉज आमतौर पर हमने जो इसमें यूपीएससी का तरीका देखा, वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको एक ही से मिलाकर। सो क्वेश्चन आ सकता है ग्रेविटेशनल वेव लीगो इंडिया जो बन रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत में आपको ये 6 पॉइंट डालने हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए generations of gravitational wave observatories, generations of gravitational wave observatories, gravitational wave observatory generations। मैं सारा लिखाऊंगा, पे अटेंशन, दिमाग रखो बोर्ड पर। हमारे पास बेसिकली 3 जनरेशंस है, 1G, 2G और 3rd generation। Right now the world is in the 2nd generation। कि ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी क्योंकि नया फील्ड है, अभी पहली बार डिटेक्ट कब हुआ? 2015 में। तो अगर हिसाब लगाया जाए 9 साल हो गए अभी इसको, बड़ा नया है। अभी हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज भी ज़्यादा इसकी है नहीं। अब ग्रेविटेशनल वेव जो ऑब्जर्वेटरीज है, जो क्या डिटेक्ट करती है? ग्रेविटेशनल वेव जो शुरुआत में हमने बनाई थी, देवर 1st जनरेशन, जो बड़ी टाइनी और कमज़ोर ग्रेविटेशनल वेव्स को जो ग्रेविटेशनल वेव्स, जो बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव किसी बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्स से आती थी, उनको डिटेक्ट करता था बेसिकली, ठीक है ना। बिकॉज अगर सोर्स आपका बड़ा है और ग्रेविटेशनल वेव काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा ईजी है। मुश्किल तब होगा जब एक फेंट ग्रेविटेशनल वेव आएगी, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो हमने जो शुरुआत की अर्ली प्रोटोटाइप्स बनाए, उसको हम कहते हैं अर्ली लीगो वर्जन्स। अर्ली जो हमने क्या बनाए, लीगो के वर्जन्स, वो क्या थे? 1st जनरेशन, जो कमज़ोर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कर पाते थे, मगर उनका सोर्स काफ़ी बड़ा होता था। अभी दुनिया 2nd जी पर है, जिसमें हमने एडवांस्ड लीगो बनाया है। क्या बनाया? एडवांस्ड लीगो। एडवांस्ड लीगो बनाया हमने। इंडिया भी एडवांस्ड लीगो बनाएगा, 2030 तक कंप्लीट हो गए। और हम बना रहे हैं लीज़ा, और हम बना रहे हैं एलिज़ा, और हमने बनाया वर्गो, और हमने बनाया कगरा। ये अलग अलग कंट्रीज़ ने ये सब बनाए हैं। ये क्या है? सब के सब 2nd जनरेशन अभी चल रहे हैं ये सब के सब। इसमें से लीज़ा एलिज़ा 2032 तक तैयार हो जाएगा टोटल। अब बोला जा रहा है कि हम क्या बनाएंगे? 3rd जनरेशन। इसका नाम एक ही है अभी तक, दैट इज़ आइंस्टीनियन टेलीस्कोप।
आइंस्टीनियन टेलीस्कोप। ये भी एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, अभी तैयार नहीं है, कहा जा रहा है 2035 तक तैयार होगी, ये अंडरग्राउंड होगा। अब ये है आपकी 1G 2G 3G। दुनिया अभी 2nd G पर है, 2nd G में भी कुछ है जो अभी तैयार नहीं हुए हैं, 3rd G अभी बनाया नहीं हमने, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सब के सब आपके ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑब्जर्वेटरीज है वो कौन सी है? 3rd जनरेशन, जो बहुत ही फेंट ग्रेविटेशनल वेव को भी डिटेक्ट करने के लिए केपेबल है। दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट वेरी फेंट ग्रेविटेशनल वेव्स। लिखिए 1st gen. These were early prototypes. These were early prototypes and initial detectors. And initial detectors. Like early versions of LIGO. Like early versions of LIGO that could detect gravitational waves with limited sensitivity. With limited sensitivity. 2nd generation. This includes current observatories like advanced LIGO, Virgo, VIRGO, and KAGRA, KAGRA. They are more sensitive and can detect GWs, gravitational waves, and can detect gravitational waves from events like black hole mergers and neutron star collisions. 3rd generation. Neutron star collisions. 3rd generation लिखिए। Einsteinian telescope is expected to be much more sensitive. Capable of detecting gravitational waves from farther and weaker sources. Such as mergers of smaller black holes. It will detect gravitational waves at both lower and higher frequencies. Subheading LIGO. Laser interferometer
ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। देखिए अब सबसे पहला पॉइंट, अभी हमारे पास दुनिया में अगर कहीं पे ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है वो कौन सी है? लीगो। जो आपका लीगो इंडिया भी है वो इसी का एक वर्जन है, जो कगरा है वो इसी का एक वर्जन है, जो वर्गो है वो इसी का एक वर्जन है। जो डिफरेंट है वो है लीजा, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। एलिजा इज एंटायरली डिफरेंट, आइंस्टीनियन टेलीस्कोप एंटायरली डिफरेंट। लेकिन जो अभी दुनिया के पास है वो क्या है? लीगो, एडवांस लीगो जिसको आप कहते हैं। अब देखिए, हाउ इज लीगो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑब्जर्वेटरीज? दुनिया में, अब मैंने आपको क्या कहा, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी के दो फील्ड्स है हमारे लिए फॉर दिस चैप्टर। एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? एक्सरे, गामा रे, है ना, लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये हो गया एक चीज़। इंफ्रारेड, जैसे आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सुना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जर्वेटरी है। वो किस में देखता है कायनात को? वो इंफ्रारेड में देखता है। समझ आ रहा है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेटरीज आपके इन फ्रीक्वेंसीज में देखते हैं। दूसरा क्या आपका? ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी, इसमें हमारे पास सिर्फ क्या है? लीगो। ठीक है ना? बाकी जितने सारे टेलीस्कोप है, जैसे इंडिया ने बनाया एस्ट्रोसैट, क्या बनाया? एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप, आसमान में, वो कहाँ है? ऑर्बिट के अंदर, स्पेस को देख रहा है। किस में देख रहा है? रेडियो वेव्स में। किस में देख रहा है? रेडियो वेव्स में। समझ आ रहा है? नाउ ये सारे के सारे दुनिया के टेलीस्कोप एक तरफ और लीगो एक तरफ। लीगो एंटायरली नए मैकेनिज्म पे चलता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत नहीं है, ये ग्रेविटेशनल वेव पे दिखाई देता है इसको। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली ये भी आ सकता है, एक एंगल एक्सप्लोर हो सकता है कि जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जैसे कि लीगो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जर्वेटरीज? डिफरेंट कैसे है? 3 डिफरेंसेस है सबसे बड़े, ये आंसर में डालना पड़ेगा आपको, मैं लिखाऊंगा। सबसे पहली बात, लीगो डिफरेंट कैसे है बाकियों से? लीगो डिफरेंट ऐसे है बिकॉज लीगो सबसे पहले इज ब्लाइंड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत नहीं है, ये ब्लाइंड है टोटल। ना इसको लाइट की जरूरत है, ना इसको एक्सरे की जरूरत है, कुछ भी नहीं। ये क्या डिटेक्ट करता है? ग्रेविटेशन, वॉबलिंग ऑफ द स्पेस टाइम। सेकेंडली, आपको अगर लाइट डिटेक्ट करनी है, मान के चलिए आप यहां से, यू वांट टू स्टडी द सन, यू वांट टू स्टडी द सन, तो सन कहां है? यहां पर। आपको ऑब्जर्वेटरी यहां से लगानी है या यहां से लगानी है? फ्रॉम द पोर्शन विच इज फेसिंग द सन, यहां से लगानी पड़ेगी। इमेजिन करिए आप, हमने अभी रिसेंटली आदित्य का लॉन्च किया, आदित्य L1। जिसको नहीं पता है, ये बेसिकली एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है सन को स्टडी करने के लिए। अब आदित्य L1 कहां भेजा हमने? हमारे पास अलग अलग पोजीशंस है सोलर सिस्टम में। एक पोजीशन यहां पर है जिसको L1 कहते हैं, एक पोजीशन अर्थ के पीछे से है जिसको L2 कहते हैं, एक पोजीशन सन के पीछे से है जिसको L3 कहते हैं। L4 L5 भी है, ये बाद में देखेंगे जब स्पेस टेक पे आएंगे। मुझे क्या स्टडी करना है? सन। मैं आदित्य L1 को कहां भेजूंगा? L2 पे भेजूंगा, L1 पे भेजूंगा? L1 पे भेजूंगा, बिकॉज स्टडी क्या करना है? सन। समझ आ रहा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या स्टडी करने जा रहा है? एंटायर यूनिवर्स। इसको सन को स्टडी नहीं करना है, तो कहां पे लगाए? L1 पे लगाए, L2 पे लगाए? ज्यादा बेहतर क्या है? अगर L1 पे रखेंगे तो इट विल बी डिस्टर्ब्ड बाय द सनलाइट, और अगर L2 पे रखेंगे तो अर्थ के शैडो पर है, पूरी कायनात देख सकता है। समझ आ रहा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहां? L2 पर। समझ आ रहा है? द आइडिया ये है, आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हो या फिर आदित्य L1 हो, दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक लोकेशन टू स्टडी द यूनिवर्स। समझ आ रहा है? लेकिन आप लीगो लगाइए, आप लीगो लगाना है, कहीं पर भी लगाओ, ग्रेविटेशनल वेव आ रही है, इसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्पेस टाइम ही टोटल वॉबल कर रहा है। इसको किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में सन को नहीं देखना है, ये कहीं पर भी लगाएंगे आप, ग्रेविटेशनल वेव आ रही है, आप चाहे कश्मीर में लगाओ या कन्याकुमारी में लगाओ, एक ही बात है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? थर्ड, तीसरा जो डिफरेंस है, दैट इज, लेट्स अज्यूम कि मुझे
सन को स्टडी करना था, तो मैंने आदित्य कहां लगाया, L1 पर, एक लगाया तो वो स्टडी कर रहा है चुपचाप। मुझे यूनिवर्स को स्टडी करना है तो एक बड़ी सैटेलाइट भेजी हमने, जब JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो यूनिवर्स को स्टडी कर रहा है। जो रिमार्केबल पिक्चर्स आज आपको मिल रहे हैं वो किसके हैं, JWST के हैं, जेम्स वेब के हैं। नाउ ये यूनिवर्स को यहां से स्टडी कर रहा है, ये सन को यहां से स्टडी कर रहा है, तो अ सिंगल स्पेसक्राफ्ट और अ सिंगल ऑब्जर्वेटरी इज एबल टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक फिनोमेना, is able to study a specific phenomena, a single observatory. But the idea with LIGO is, आपको क्या डिटेक्ट करनी है, ग्रेविटेशनल वेव। और ग्रेविटेशनल वेव जब आ रही है तो कहीं पर इसका क्रेस्ट होगा, कहीं पर ट्रफ होगा, है ना। तो आप एक सिंगल ऑब्जर्वेटरी पर पूरी वेव डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, आपको अलग अलग जगह पर ऑब्जर्वेटरी लगानी पड़ेगी। एक डिटेक्ट यहां पर करेगा, फिर वो अपना डेटा शेयर करेगा दूसरे के साथ, ये अपना डेटा शेयर करेगा तीसरे के साथ। तो बेसिकली आपको एक कॉन्स्टेलेशन चाहिए, तब जाके ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होती है। समझ आ रहा है? बिकॉज ग्रेविटेशनल वेव जब आ रही है तो कहीं पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो एक जगह पर एक्सपेंशन डिटेक्ट हो रहा है और दूसरी जगह पर कॉन्ट्रैक्शन डिटेक्ट हो रहा है। कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। समझ आ रहा है? जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर रिजल्ट होगा। तो दे ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क इन टैंडम, इनको साथ में काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसीलिए लीगो के इस वक्त 3 ऑब्जर्वेटरीज है, एग्जैक्टली बराबर लीगो के आइडेंटिकल ऑब्जर्वेटरीज। एक है लीगो हैनफोर्ड अमेरिका में, लीगो लिविंगस्टोन अमेरिका में, और तीसरा कहां बन रहा है, लीगो इंडिया। समझ आ रहा है? दैट इज वाई वी रिक्वायर डिफरेंट लीगो ऑब्जर्वेटरीज, बिकॉज इसमें कॉन्स्टेलेशन की जरूरत पड़ती है, ये एक अकेले नहीं कर सकता। समझा? लिखिए ये पॉइंट्स। लीगो और एनी अदर GW observatory, any other GW observatory differs fundamentally from conventional observatories, fundamentally from conventional observatories in 3 ways. In 3 ways. Number 1, it is blind to electromagnetic waves. It is blind to electromagnetic waves. Number 2, it is not required to point at a specific area. It is not required to point at a specific area of the sky. Hence does not need any specific location. Hence does not need any specific location. Clear? Number 3, a single detector cannot reliably make a discovery on its own. Make a discovery on its own. A single detector cannot reliably make a discovery on its own. Thus, several observatories work in tandem. Work in tandem. क्लियर हुआ? पीछे से अफगानिस्तान से जो लोग देख रहे हैं पीछे से, आवाज आ रही है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल. Structure and working principle of LIGO. ये क्वेश्चन आ सकता है। सर जो बाकी वेव्स है ना वो भी तो चलती है क्रेस्ट और ट्रफ के हिसाब से ही।
तो उनमें हमें 3 अलग अलग जगह पर उसको रखने की जरूरत उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो इतनी बड़ी नहीं होती है जो ग्रेविटेशनल वेव्स की होती है। लिखा भाई, क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल, एक डायग्राम बनाएंगे, उसी में सारा स्ट्रक्चर भी होगा और वर्किंग प्रिंसिपल भी। बनाओ साथ में। बातें नहीं। श्श।
rotating black holes. बन गया? जल्दी जल्दी जल्दी। बनाया? बनाया पीछे से? देखो मैं अब एक एक करके बताऊंगा, जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं रिपीट करूंगा। ये पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैंने बनाया क्या क्या। सबसे पहले जो मैंने ये डब्बे डब्बे बनाए, ये मैंने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बनाया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका स्पेस टाइम फैब्रिक है, तो इसको मैंने स्पेस टाइम लिखा। उसके बाद बीच में एक ब्लैक होल और बीच में ये 2 ब्लैक होल, तो ये बेसिकली क्या है, ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम। तो ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही है, तो ये ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम है, रोटेटिंग ब्लैक होल्स। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ से वेव्स जनरेट करी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स। आपने अभी लिखा, दे इमर्ज इन ऑल सराउंडिंग स्पेस, चारों तरफ से। अब देखिए, मुझे डिटेक्ट करना है ग्रेविटेशनल वेव। तो मैंने अब क्या किया, बेसिकली ये है आपका, ये बेसिकली जो मैंने सारा बनाया ये LIGO है आपका। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब LIGO है। ये बेसिकली LIGO की एक आर्म है, इसकी एक आर्म है जो 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहां से दूसरी आर्म है, ये 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। 4 किलोमीटर, खुद समझिए आप, ठीक है। करना क्या हमें, जब ग्रेविटेशनल वेव आती है, कॉन्सेप्ट समझिए, जब ग्रेविटेशनल वेव आती है तो बेसिकली वेव किस में आ रही है, स्पेस में बदलाव हो रहा है और टाइम में बदलाव हो रहा है। कहीं पर स्पेस टाइम आपका स्ट्रेच हो रहा है और कहीं पर स्पेस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम लाइट छोड़ दें, लाइट, एक लाइट, लेट सपोज, देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक लेजर लिया। लेजर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट फेंकेंगे हम। तो यहां से लाइट गई, बीच में है एक बीम स्प्लिटर जो इस लाइट को 2 रेज में डिवाइड करता है, एक यहां से भेजता है और एक यहां से भेजता है। इमेजिन करिए अभी कोई ग्रेविटेशनल वेव नहीं आ रही है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होगा क्या, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये होगा, लाइट यहां से डाली हमने किस पे, बीम स्प्लिटर पे, इसने यहां से एक भेजी और यहां से एक भेजी, वो सीधा जाकर यहां मिरर को स्ट्राइक करेगी, ये सीधा जाकर यहां मिरर को स्ट्राइक करेगी, विद इन नो टाइम स्ट्राइक करके बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आएगी और ये भी उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यही होगा। मुझे बताइए, हमने एक ही, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलेंगे सर ये बीम स्प्लिटर का फायदा क्या है, आप क्यों ना एक सोर्स ऑफ लाइट यहां से रखिए और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट यहां से रखिए, तब भी तो यही चीज हो सकता है। लेकिन नहीं, क्या पता कि ये कुछ नैनो सेकंड पहले ऑन हो जाए और ये कुछ नैनो सेकंड बाद में ऑन हो जाए। हम चाहते हैं कि ये सेम टाइम पे जाए और सेम टाइम पे वापस आए। समझ आ रहा है? इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक ही सोर्स। समझ आ रहा है? एक ही सोर्स लगाया, उसने एक को यहां से भेजा, एक को यहां से भेजा सेम टाइम पे, और वह वापस भी क्या आएगा, सेम टाइम पे। क्लियर हुआ? अब अगर हल्का सा भी टाइम में फ्लक्चुएशन हुआ, मान के चलिए हमने देखा कि ये 4 सेकंड में वापस आ रही है, इमेजिन कर लो 4 सेकंड में वापस आ रही है, लेकिन अच्छा ये भी कितने में आ रही है, 4 सेकंड में। एकदम से हमने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद जब हमने फिर से ये ट्राई किया, ये वाली तो 4 सेकंड में वापस आई, इसको 4.5 सेकंड लगे, यानी इसको टाइम ज्यादा लगा। इसका मतलब यहां से क्या निकली है,
ग्रेविटेशनल वेव जिसने स्पेस टाइम को चेंज किया है। समझ आ रहा है? अब इमेजिन करिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 सेकंड में आई और 4.5 में आई? क्योंकि ये जल्दी आ गई। अब ये जल्दी आ गई, इसको क्या लग रहा है? टाइम। ये सीधा निकलकर इस पर डिटेक्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट डिटेक्टर। और ये आधे सेकंड के बाद आती है। इससे जैसे ही आपको यहां पर लाइट डिटेक्ट हुई, इसका मतलब अभी यहां से क्या निकली है? ग्रेविटेशनल वेव। समझ आ रहा है? अब ये एक LIGO, सेम स्टडी हम करेंगे। अब इमेजिन करिए, अब टाइम यहां पे स्ट्रेच हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल वेव यहां से निकली है वो ऐसे होगी, वो ऐसी होगी। ठीक है? वो लंबी सी वेव है। तो हमने एक जगह पर ये LIGO रखा जिसमें हमने यहां पर लाइट को डिटेक्ट किया, तो हमने देखा यहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम स्ट्रेच हो गया है। तो कहीं दूसरा जब वेव जाएगी किसी दूसरे LIGO में, वहां पर टाइम क्या होना चाहिए? जल्दी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो 4.5 में आ रही थी वो 3.5 में ही आएगी, तो वहां पर भी सेम चीज होगा। ये 3.5 वाली पहली निकल जाएगी, ये 4 सेकंड के बाद आएगी और फिर से डिटेक्ट हो जाएगी। समझ आए? तो एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, दूसरी जगह पर एक्सपेंशन देखते हैं। इस तरीके से ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व होती है। क्लियर हुआ? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको? बड़े सारे आर्म्स चाहिए, 4 किलोमीटर वाले। जितनी आर्म्स बड़ी होंगी उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। समझ आ रहा है? लिखिए अब एक एक करके। स्टेप्स। नंबर 1, laser light is sent into the instrument to measure changes in the length of, अच्छा एक और चीज ये भूल गया। अच्छा, एक यहां से वेव आ गई, तो अभी मैंने क्या कहा? टाइम ज्यादा लगा इसको, लेकिन मुझे पता ये आपने कितनी रखी थी? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का रखा था आपने इसका डिस्टेंस। बीच में से स्पेस टाइम क्या हो रहा है? स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सपोज स्ट्रेच हो गया, तो ये 4 किलोमीटर से क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है 4 किलोमीटर वाली वो बढ़ जाती है, दूसरी जगह पर कम हो जाता है। मैं यही आपको कह रहा था, जब हम स्पेस ग्रेविटेशनल वेव की बात करते हैं और जैसे ही वो अर्थ को स्ट्राइक करती है तो अर्थ एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इतना नेग्लिजिबल होता है ये कि हमें फील नहीं होता। आप खुद फैलते कम होते हो, क्योंकि आप भी किस में? स्पेस में, स्पेस टाइम में। द मोमेंट यहां से ग्रेविटेशनल वेव आई, आपका लेंथ और आपकी लेंथ में, आपकी वॉल्यूम में बेसिकली बदलाव आता है। आप या तो स्ट्रेच करते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत हल्का सा उसका फील होता है। देखिए, डिटेक्ट तो यही हो गया ना, जब यहां से निकली तो ये वाली आपको यहां पर डिटेक्शन देती है। समझ आ रहा है? तो इट्स नॉट लाइक कि यहां से एक निकला और यहीं पर दूसरी निकलेगी। ये बहुत बड़ी वेव होती है ये। जी, ग्रेविटेशनल वेव हर डायरेक्शन से आती है, तो हम सोर्स कैसे पता कर पाते हैं? मतलब हाउ डू वी फाइंड आउट? यू डोंट नीड अ सोर्स। आप इसको जब बनाते हैं ना, वो चाहे वहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां सेम थिंग विल हैपन। इट डज नॉट रिक्वायर अ सोर्स फ्रॉम हियर। ये यहां से भी जब आएगी तो इट विल स्ट्राइक वन आर्म पहले या सेकेंड आर्म को बाद में स्ट्राइक करेगी, तो यहां से भी आ सकती है। ठीक है? अच्छा, सोर्स कहां से आता है इसका? दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव। जब आप इसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं उससे आपको पता चलता है सोर्स कितना दूर होगा इसका। देयर आर स्पेसिफिक स्टडीज जो आप करते हैं टू आइडेंटिफाई द सोर्स। अंडरग्राउंड, ये वाला अंडरग्राउंड है, दूसरा वाला स्पेस में बना रहे हैं। इसका ज़रूरी नहीं अंडरग्राउंड होना। अंडरग्राउंड इसलिए भी बेसिकली रखते हैं ताकि ग्रेविटेशनल नॉइज़ ना हो। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर ट्रेन चल रही है बगल में, तो उससे थोड़ा ज़मीन जो है हिलता है, तो उसमें भी थोड़ा हमें डिस्टॉर्शन दिखता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल नॉइज़ हो, ना अर्थक्वेक आए, ना ट्रेन चले, ना एयरपोर्ट नज़दीक हो। तो बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस होती है जो ग्रेविटेशनल नॉइज़ से पाक होती है। इससे बेहतर है, अर्थ पे बनाने से बेहतर है, अगर आपको ग्रेविटेशनल नॉइज़ से बचना है तो कहाँ लगाए? स्पेस में। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज़ा। लीज़ा कहाँ लगेगी? स्पेस में। लेज़र लाइट is sent into the instrument to measure changes in the length of the two arms.
in the length of the two arms. Number 2, a beam splitter splits the light and sends out two identical beams along the 4-kilometer long arms. Number 3, the light waves bounce and return. Next, number 4, gravitational wave affects the interferometer's arms differently. The gravitational wave affects the interferometer's arms differently. When one extends, it is because the position has hit the peak of the gravitational wave. Since the arms are differently affected, this motion is technically referred to as differential arm motion. Or differential displacement. कितने हो गया? 4. Number 5, normally the light returns unchanged from both arms. Normally the light returns unchanged from both arms, and the light waves cancel each other out. But if the arms are disturbed by a gravitational wave, the light waves will have travelled different distances in different times. The light then escapes and hits the detector. The light then escapes and hits the detector. Subheading LIGO India. LIGO India.
अब ये सेम चीज़ है जो अभी मैंने बनाया, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया में, अब ये प्री के लिए भी आ सकता है आपको कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, फंडिंग कौन इसको कर रहा है, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है इसमें इंस्टीट्यूशंस, तो वो सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपने लिखने हैं। लिखिए पहले, द लीगो इंडिया प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल, द लीगो इंडिया प्रोजेक्ट is an example of the increasing footprints of Indian science in the world, and a dream project of Indian physicists. Next point, to be completed by 2030. Its location is in the Hingoli district of Maharashtra. Hingoli district of Maharashtra. It is the joint collaboration of India and US. It is the sixth, underline this, question आएगा. It is the sixth such observatory. It is the sixth such observatory. The others are number 1, LIGO Hanford, US, LIGO Livingstone. The others are number 1, LIGO Hanford, US, LIGO Livingstone, US, Virgo in Italy, number 4, Kagra, Japan, and number 5, Geo 600 in Reliance. Geo 600 in Reliance. जर्मनी. तो ये 5 हो गए अलग अलग जगह पर, और छठा कहाँ है? इंडिया. सबमिटिंग फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. फंड कौन करेगा इसको? फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. अब इंडिया में इट विल बी फंडेड बाय DAE plus DST, Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. अगर सारी फंडिंग हमें ही करना है तो अमेरिका को क्या करना है? बिकॉज आपने अभी लिखा, इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड US. Hardware support. Write down. The National Science Foundation, NSF. The National Science Foundation, NSF, will supply hardware
for LIGO India. For LIGO India. For LIGO India. उसके बाद लिखिए इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व. कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है इसमें इन्वॉल्व इसकी डेवलपमेंट के लिए? नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका का है, ठीक है. NSF इज ऑफ US. इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व. तो बेसिकली वी हैव 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें इन्वॉल्व है, 4. नंबर 1, डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन. Directorate of Construction, Services. Directorate of Construction, Services and Estate Management. Directorate of Construction, Services and Estate Management. Number 2, IPR. IPR, Institute of Plasma Research. Institute for Plasma Research. Institute for Plasma Research. Number 3, IUCAA. IUCAA, Inter-University Center. Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. Astronomy and Astrophysics. चौथा इंस्टीट्यूशन लिखिए RRCAT. RRCAT. राजा रमन्ना सेंटर. राजा रमन्ना, RAMANNA. राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी. राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी. क्लियर हुआ? सिग्निफिकेंस ऑफ लीगो इंडिया मेंस के लिए. ये था प्री के लिए जो मैं अभी फैक्ट्स लिखा रहा था. अब लीगो इंडिया की सिग्निफिकेंस मेंस के लिए. सिग्निफिकेंस ऑफ लीगो इंडिया या इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं आप. पहला, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द न्यू लीगो ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया will be the new LIGO observatory in India. जरा ये खोलो बेटा पीछे से खिड़की, अभी खोलो ये, कल की तरह नहीं खोलना. शाबाश, बस. According to experts, क्या लिखा? The new LIGO observatory in India will be the southernmost को underline, southernmost GW observatory in the world. Southernmost GW observatory in the world. It is poised to make discoveries. It is poised to make discoveries about the universe. Tracing the genesis of various cosmic events in the sky. लिखा? Number 2, it will not only advance science, it will not only advance
science, but also unite a diverse group of people in the development of cutting edge technologies, and advancement in the field of astronomy. Next point. It is a project especially dedicated to training the new generation of scientists in India. Pay attention now. ये 3 पॉइंट्स मैंने अलग लिखा है आपको बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू इंडिया. साउदर्न मोस्ट है इंडिया में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो है नहीं हमारे पास, तो बनानी पड़ेगी. यूनिफिकेशन होगा बिकॉज में कोलैबोरेशन हो रहा है हमारा और अमेरिका का साथ में, और इंडिया में साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है. ये मैंने 3 लिखा है. इससे पहले जो मैंने लिखा था नीड ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसमें मैंने 6 लिखाए थे, वो 6 के 6 लगेंगे इंडिया पर. ठीक है, अगर लीगो इंडिया पर क्वेश्चन आया बड़ा सा, एक तो ये 3 डालोगे विच आर स्पेसिफिक टू इंडिया, और वो 6 भी डालोगे जो मैंने इससे पहले लिखा है. टोटल हो गए 9 पॉइंट्स. अगर इंडिया का क्वेश्चन नहीं आया तो वो सिर्फ 6 डालोगे. समझा? नेक्स्ट लिखिए. चुप. हाँ ए भाई, इसको समझाओ कोई, इसको पता नहीं है अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं. नेक्स्ट, स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज. स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज. ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा कि सर दुनिया में ग्राउंड पर अगर लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल नॉइज आ सकता है, तो कितना बेहतर होगा कि अगर आप अर्थ पर ये लगा रहे हैं लीगो इंडिया, एक आपने अमेरिका में लगाया, एक आपने जापान में लगाया, उधर लगाया, इधर लगाया, इंडिया में लगा रहे, तो यहाँ पर तो नॉइज है ही. तो बेहतर ये रहेगा अगर आपको एक्सट्रीमली फेंट ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना है, जिसको अर्थ पर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम एक ऑब्जर्वेटरी बना ले. कहाँ? स्पेस में. स्पेस में कहाँ? ऑर्बिट के अंदर. समझ आ रहा है? तो हमें लॉन्च करना पड़ेगा और स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी बनानी पड़ेगी. अब ये मामला शुरू हो चुका था, ये आइडिया शुरू हो चुका था कि वी शुड हैव अ स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, बट दिस आइडिया एंड टू इंप्लीमेंट दिस आइडिया इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो हमने अब क्या किया, सबसे पहले 2015 में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि पहले तो बोला जाता है देखिए ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनानी है तो यहां से ग्रेविटेशनल वेव आएगी, उसमें भी आर्म्स होनी चाहिए जैसे नीचे आर्म्स थी. तो हम क्या बनाएंगे, हम 3 स्पेसक्राफ्ट्स भेजेंगे. कितने? 3 स्पेसक्राफ्ट्स भेजेंगे. और ये वैसी चीज होगी, यहां से बीम निकल रही है, यहां से बीम निकल रही है, फिर वो वापस आ रही है ना, वो जो नीचे था. तो बेसिकली हम एक 3 स्पेसक्राफ्ट्स का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा एक ट्रायो भेजेंगे. ठीक है ना, जहां से लाइट निकलेगी फिर वापस आएगी मिरर की तरह. और उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि हम दुनिया में जो मैंने अभी लीगो दिखाया आपको, कितने आर्म्स कितने दूर थे? 4 किलोमीटर. दे वर प्लानिंग टू हैव दीज आर्म्स स्ट्रेच्ड अराउंड 110 लाख किलोमीटर्स. 1 मिलियन, 10 लाख किलोमीटर दूर रखेंगे हम. इसीलिए मैंने आपको कहा जितनी बड़ी आर्म्स होंगी उतनी फेंट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो जाएगी. तो उन्होंने आर्म्स को प्लान किया कि हम कहां रखेंगे इसको, 10 लाख किलोमीटर दूर रखेंगे इन आर्म्स को. इसको नाम दिया उन्होंने लीजा. क्या नाम दिया? लीजा. अब ये करने में भी वक्त लगेगा, ये कब होगा कब नहीं होगा. उन्हें कहा एक तो हम लीजा करेंगे, सेकेंडली उसके बाद हम एक और भेजेंगे.
दैट इज एलिजा. एलिजा इज इवॉल्व्ड लीजा. क्या? इवॉल्व लीजा. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट. फर्क सिर्फ एक कि हम इसको और एक्सटेंड करेंगे. कितना? 25 लाख किलोमीटर, ताकि और फेंट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो सके. समझ आ रहा है? अब ना हमारे पास अभी लीजा है, ना हमारे पास अभी एलिजा है. ये आएगा 2030 में. फिलहाल हमने 2015 में क्या किया, हमने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसमें हमने सिर्फ एक टेस्ट किया कि हम क्या ये स्पेसक्राफ्ट्स दूर रख सकते भी हैं, नहीं भी रख सकते हैं. थोड़ा लाइट बीम्स डाली, हमने बस इसकी एक आर्म को नकल किया. सो वी जस्ट मिमिक्ड एन आर्म ऑफ लीजा. वी जस्ट मिमिक्ड एन वन आर्म ऑफ लीजा. पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भेजा हमने सिर्फ एक आर्म भेजी जो बहुत ही कम किलोमीटर पे रखी थी हमने. अगर मैं वो आपको बताऊं, इट वाज जस्ट एट 38 सेंटीमीटर्स. कितना? 38 सेंटीमीटर्स. हमें कहां तक जाना है? 25 लाख किलोमीटर तक. और इसको नाम दिया गया लीजा पाथफाइंडर. क्या नाम दिया गया? लीजा पाथफाइंडर. यूपीएससी में क्वेश्चन आया था. लीजा पाथफाइंडर क्या है, समझा? तो लीजा पाथफाइंडर एक फ्यूचर लीजा का एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है. समझा? देखो बिल्कुल आती है, इसीलिए ये मुश्किल है ना इसको अचीव करना. इसमें पर्टर्बिंग फोर्सेस क्रिएट होते हैं, मून की वजह से प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आता है. लिखिए भाई, आफ्टर द सक्सेस ऑफ LIGO there have been efforts. After the success of LIGO, there have been efforts to place the gravitational waves, to place the gravitational wave observatory in space also. Place the gravitational wave observatory in space also. Number 1, LISA Pathfinder. Number 2, LISA Pathfinder. Number 2, LISA. Number 3, ELISA. मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल में तीनों को डालते हैं. लिखो, बातें नहीं. लीजा, एलिजा और लीजा पाथफाइंडर. यहां पे लिखेंगे फीचर्स. फीचर्स पहले लिखेंगे आप फुल फॉर्म. फुल फॉर्म. फुल फॉर्म. लीजा का फुल फॉर्म लेजर इंटरफेरोमीटर. लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना. स्पेस एंटेना. जल्दी जल्दी. इसका फुल फॉर्म इवॉल्व्ड लीजा. इवॉल्व्ड लीजा. और ये तो है ही पाथफाइंडर. लिखा? लिखा? लॉन्च ईयर. लॉन्च ईयर. पाथफाइंडर कब लॉन्च हुआ? 2015. उसके बाद एक्सपेक्टेड है इसका 2037 और इसका भी 2030s. उसके बाद लिखिए कंट्रीज इन्वॉल्व. कंट्रीज इन्वॉल्व्ड. कंट्रीज इन्वॉल्व्ड. यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा.
यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा, इसको भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी अकेले उन्होंने किया। Satellites, three spacecraft in triangular formation, एक मदर स्पेसक्राफ्ट है और दो डॉटर स्पेसक्राफ्ट्स है, वन मदर एंड टू डॉटर, इन ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, वन मदर एंड टू डॉटर। यहां पर सेम, यहां पर वन स्पेसक्राफ्ट with two test masses, Next, स्टडी, ये किसको स्टडी करेगा? स्टडी black hole mergers, neutron star binaries, supermassive black holes, same, इसको मैंने स्टडी कर लेकिन नहीं भेजा था। No sources, ये किसी को स्टडी नहीं करेगा। ऑर्बिट, इसको कहाँ भेजना है? इसको आप लिखेंगे पाथफाइंडर को, अर्थ सन L1, ये एक ऑर्बिट में एक जगह है, इसको स्टार मारिए, अलग से पढ़ाऊंगा मैं, इसमें 1 घंटा लगेगा समझाने में। अर्थ सन L1, इन दोनों को हम भेजेंगे हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, दोनों को हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। बाद में देखेंगे, स्टार मारो इसको, जब ऑर्बिट पढ़ेंगे उस वक्त मैं हीलियोसेंट्रिक बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। Now UPSC has asked some questions from here. पहला क्वेश्चन, what is the purpose of ELISA? What is the purpose of ELISA? Number 1, detect न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। नंबर 2, डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ भी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। Number 3, study solar flares. Number 4, detect gravitational waves. 2017 का क्वेश्चन है। एक और लिखो, recently scientists observed black hole merger. Why is it significant?
Why is it significant? Number one, God particle was discovered. Number two, possibility of intergalactic travel. इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाना. नंबर थ्री, वर्म होल्स वर डिटेक्टेड. नंबर फोर, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड. बताइए, ब्लैक होल के मर्जर से क्या होता है? यूपीएससी 2019. एक और लिखो. ये वर्म होल क्या है? इसको स्टार मारिए, इसको अलग से पढ़ना है. राइट डाउन. द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय a trio of spacecraft. A trio of spacecraft with lasers shining between the craft. A trio of spacecraft with lasers shining between the craft. The experiment refers to Voyager 2. पहला ऑप्शन Voyager 2, न्यू होराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर, नंबर डी एलिसा. What is the option? UPSC 2020. रिवाइज करके आना कल.